Very good morning to everybody. Welcome to another session of architectural sanction drawing. हम लास्ट डे सेक्शंस कंप्लीट किए थे और उसके बाद फ्रंट एलिवेशन भी कंप्लीट किए। लास्ट डे हम एक काम करना भूल गए थे, हमें बाद में याद आया कि जो लॉफ्ट है टॉयलेट्स के ऊपर हम फ्लोर प्लान पे दिखाए थे, उसको लेके एक क्वेरी भी हुआ था कि वो सेक्शन पे नहीं दिखाया गया है, तो वो दिखाना पड़ेगा। तो लॉफ्ट हम आज सेक्शंस में जो है जहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है उधर लॉफ्ट का ड्राइंग पहले दिखा देंगे, फिर चले जाएंगे एरिया कैलकुलेशंस की तरफ। तो हम अभी जो है ऑटोकैड ड्राइंग में जाते हैं। लॉफ्ट सेक्शन ए यहां से तो लॉफ्ट कटिंग नहीं हुआ है, सेक्शन बी। तो ड्राइंग स्क्रीन को घुमा लेते हैं, यूसीएस एंटर, ऑब्जेक्ट एंटर, ओबी एंटर, यहाँ पे क्लिक करते हैं, लाइन में स्क्रीन घूम जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये हाफ पोर्शन ऑफ द टॉयलेट, ये रूम के अंदर से एक्सेस वाला जो है लॉफ्ट दिए हैं, और इधर पे ये टॉयलेट का भी हाफ पोर्शन यहाँ से एक्सेस होगा, ऐसा लॉफ्ट दिए हैं। ये लाइन एक्चुअली वॉल के ऊपर रेस्ट होगा। ये लॉफ्ट एक सिलेंडर भी एंटर करते हैं, यहाँ पे एक लॉफ्ट है, ये दोनों वर्टिकल है, और यहाँ पे एक लॉफ्ट है। दो लॉफ्ट इधर दिखेगा। क्या होगा, टॉयलेट का हाइट जो है एज पर बिल्डिंग रूल्स 2.1 मीटर रखने से ही चलेगा। हम वही रख के लॉफ्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब जो विंडो का हाइट है 2.1, यहीं से हम एक लॉफ्ट दे सकते हैं। ये एक लाइन होगा, ऑफसेट 125 थिकनेस का एक स्लैब हो जाएगा, जो कि ये चारों साइड का जो वॉल्स है वहां पे रेस्ट करेगा, ये टॉयलेट में जो लॉफ्ट प्रोवाइड किया जा रहा है उसके। इसमें कुछ बीम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिनिमम 3 साइड पे वॉल मिलने से ही ये लॉफ्ट का स्लैब जो है इजीली रह जाता है विदाउट एनी बीम ऑन द सपोर्ट वॉल। तो ये हो गया लॉफ्ट। यहाँ पे एक टेक्स्ट भी लिखना है, लॉफ्ट। और यहाँ पे हाफ पोर्शन लेके लॉफ्ट है, देख लीजिए ये हिडन लाइन पे जो दिखाए हैं, ये एरिया, ये रेक्टेंगुलर एरिया पे लॉफ्ट है। फुल एरिया हम लिए नहीं, फुल एरिया लेते तो ऐसे ही बन जाता, हाफ एरिया लेंगे तो हाफ में बनेगा। ऑफसेट 125, अभी ये वर्टिकल लाइन डिलीट कर देते हैं। और देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, लॉफ्ट यहाँ पे बन रहा है, लेकिन लॉफ्ट का एक्सेस होगा रूम के साइड से, ये बेडरूम के साइड से। तो यहाँ पे क्या होगा, एक वर्टिकल वॉल से ब्लॉक होगा, टॉयलेट का साइड से एक्सेस नहीं होगा। 125 एक वर्टिकल वॉल से ब्लॉक होगा, और यहाँ पे जो है ये वॉल जो है ओपन हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे बाद में जो है प्लाईवुड का या वुड का जो एक कवरिंग शटर होता है वो लग जाए, लेकिन वॉल्स जो है ऑफ हो जाएगा। तो लेयर क्या होगा,
ये होगा वॉल का लेयर, ये होगा स्लैब का लेयर। जब तक कि नहीं बनता है आपका शटर, वो तो सैंक्शन ड्राइंग पे शटर दिखाना नहीं है, तो इसको ऐसे ही हम ओपन छोड़ देंगे और इधर लॉफ्ट बोल के लिख देंगे। ये सेम लॉफ्ट ही इधर ही है, इधर भी है, लेकिन सेक्शन लाइन जहां से गुजरा है उसका पीछे की तरफ से लॉफ्ट लॉफ्ट का एक्सेस है, इसलिए ये चारों साइड से जो है बंद दिख रहा है ये सेक्शन में। ये भी फ्रंट के तरफ से ओपन है। लिविंग डाइनिंग एरिया से ये लॉफ्ट जो है ये एक्सेसिबल है, फ्लोर प्लान में वैसा ही दिखाया गया है। देख लीजिए, ये यहां से एक्सेसिबल है लिविंग डाइनिंग एरिया से, ये लॉफ्ट। सेम लॉफ्ट जो है ग्राउंड फ्लोर में हम कॉपी कर लेंगे। ये दो वॉल डिलीट कर देते हैं और यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं। हो गया लॉफ्ट का पोजीशनिंग। यहाँ पे क्या हो गया, हो गया लॉफ्ट। अच्छा, ये सेक्शन ए में भी एक चीज छूट गया है सब, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। वो हम बोले थे कि बाद में ये करेंगे, लेकिन वो करना हमें याद नहीं रहा। वो है ये जो सेक्शन लाइन है ए, यहाँ पे ये फोल्ड हुआ है, मतलब सेक्शन लाइन का डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो यहाँ पे जहां जिस पॉइंट पे फोल्ड हुआ है उस पॉइंट से सेक्शन में एक लाइन गुजरेगा और उस लाइन को हम मार्किंग करेंगे चेंज इन सेक्शन लाइन, ऐसा लिख के। क्या बोलेंगे? चेंज इन सेक्शन लाइन। ये ऐसे एक सेंटर लाइन होगा, मेनली ऊपर में ही ये आपको प्रोमिनेंट दिखेगा। और लिखेंगे इसको ऐसे एरो देके मार्क कर देंगे। और लिखेंगे ड्राइंग करने के बाद एक्चुअली उस फाइनल प्रिंट देने से पहले आप लोगों को एक रफ प्रिंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइंग स्क्रीन में जो है 100% जो मिस्टेक्स है या फिर जो आपका ड्राइंग छूट गया है वो हर समय नजर नहीं आता है, ओवरलुक्ड हो जाते हैं। तो पहले उसका एक प्रिंट आउट रफ निकालना पड़ेगा, उसको आप फिजिकली चेक कीजिएगा, फिर फाइनल प्रिंट आउट क्लाइंट को सबमिट कीजिएगा। प्लान्स, एलिवेशन, सेक्शंस कंप्लीट है। अभी एरिया चार्ट, एरिया चार्ट में जाने के लिए हम एक नए से ही बनाते हैं। एग्जिस्टिंग हमारे पास एरिया चार्ट है, बेटर थोड़ा शुरू से हम दिखाएं। टाइम ज्यादा लग सकता है लेकिन मैटर जो है क्लियर होगा। स्टैट्यूटरी वार्निंग्स या फिर अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन, ये जो है ये हम एक दूसरा ड्राइंग से कॉपी कर लेंगे और आपको दिखा देंगे कि ये पॉइंट्स है। और मेन जो एरिया कैलकुलेशन है उसका जो राइटिंग्स है वो हम अभी राइट करने जा रहे हैं। देखिए कैसे होता है। फास्ट लिखिए, एरिया ऑफ साइट एज पर, आप लिख सकते हैं अगर आपके पास
प्लॉट का जो है डीड लाके दिया गया है तो डीड प्लान लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिखा जा सकता है डीड प्लान, या फिर आप लिख सकते हैं एज पर असेसमेंट बुक। म्यूनिसिपैलिटी में असेसमेंट बुक में भी इसका रिकॉर्ड रहता है, तो एज पर असेसमेंट बुक भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं एज पर BLRO रिकॉर्ड्स। BLRO क्या है? ब्यूरो ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफिस। लैंड रेवेन्यू ऑफिस जो है ये एक्चुअली कंट्रोल होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड्स का, और म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ये जो है ये नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं। तो ये दो ऑफिस अलग होता है। बहुत सारे जगह पे अभी ऑल ओवर इंडिया पे ये BLRO ऑफिस एंड म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस से एक कंसोलिडेटेड लैंड रिकॉर्ड का रिपोर्ट निकलता है। वो थोड़ा इजी है, जहां जहां पे ये पूरा जो रिकॉर्ड जो है मर्ज हो चुका है। रिकॉर्ड्स में कभी कभी थोड़ा डेफिशिएंसी रहता है, नहीं तो रिकॉर्ड्स एक्चुअली सेम ही होना चाहिए। तो जहां पे रिकॉर्ड्स अलग अलग है वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि आप BLRO या डीड प्लान कौन सा ये फॉलो कर रहे हैं, कौन सा रिकॉर्ड आप फॉलो करके ये सैंक्शन ड्राइंग बना रहे हैं। इज इक्वल टू, अभी डीड प्लान पे क्या होगा, हम पहले आपको बोले थे कि नॉर्मली ज्यादातर जगह पे फीट इंच का एरिया यूनिट जो है फॉलो किया जाता है। हम ड्राइंग करेंगे मेट्रिक पे, लेकिन फीटिंग से हम वो एरिया डिराइव किए हैं वो भी हम लोगों को रिकॉर्ड में दिखाना पड़ेगा। तो हम तो इधर एक इमेजिनरी प्लॉट जो है ले लिए थे, तो वो मेट्रिक पे ही ड्राइंग कर रहे हैं, मेट्रिक पे लिए थे। अभी यहाँ से जो है ना हम लोगों को फीट इंच यूनिट पे, यानी जैसे कि डीड में रहता है वैसे हमको एरिया निकालना पड़ेगा। प्रैक्टिकली आप जब काम करेंगे तब आपका डीड का एरिया जो है वहां से मेट्रिक में एरिया को कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे हम इमेजिनरी प्लॉट लिए हैं, तो इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एरिया कैलकुलेशन बनाने के लिए हम मेट्रिक यूनिट को फीट इंच में कन्वर्ट करेंगे। अभी इसका मेट्रिक यूनिट क्या है? मेट्रिक यूनिट है, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके लिस्ट करने से मिलेगा 140 स्क्वायर मीटर, 140.00 स्क्वायर मीटर। इसको एम लिख दे। अभी 140 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू व्हाट? हमें पहले समझना पड़ेगा स्क्वायर मीटर स्क्वायर फीट का रिलेशन क्या है। ये हम रिलेशन अभी लिख रहे हैं। 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10.764 स्क्वायर फीट। ये एक रिलेशन है। अभी लेंथ का रिलेशन बोल रहे हैं। वन इंच इज इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर। और आपको तो पता है 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, ये सब तो आपको पता ही होगा। हम लिख भी देते हैं 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच। ये तो बेसिक यूनिट्स है। और हम जो बोल रहे थे कि ये स्क्वायर फीट और फीट, ये जो आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट या आर्किटेक्चरल यूनिट जो भी आप बोलते हैं, वो यूनिट एक्चुअली पहले जो लैंड रिकॉर्ड्स बना था ऑल ओवर इंडिया पे ब्रिटिश टाइम पे, सर्वे के टाइम पे, तब ये
जो जो यूनिट्स को फॉलो किया था उसका डायरेक्टली रिलेशन फीट इंच या स्क्वायर फीट स्क्वायर इंच इससे है। बंगाल में जो है एरिया के यूनिट्स को छोटा लैंड के लिए काठा छटक स्क्वायर फुट में स्प्लिट किया जाता है। अभी हम बोलते हैं 1 काठा KATHA 1 काठा इज इक्वल टू पकड़ा जाता है 16 छटाक एंड ये एरिया बोल रहे हैं, लेंथ नहीं। एंड 1 छटाक इज इक्वल टू पकड़ा जाता है 45 स्क्वायर फीट। ये काटा छटक जो है ये बंगाल में और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ एरियाज में मैक्सिमम यूज होता है। दूसरा जगह पे क्या होता है, ये स्क्वायर फीट यूनिट को ही मेन बेस पकड़ के दूसरा नाम से यूनिट जो है डिराइव्ड होता है। तो हम इधर के हिसाब से ये एरिया जो है कैलकुलेशन वो हम अभी इधर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हम अभी मैट्रिक्स से जो है पहले स्क्वायर फीट में लेके जाएंगे। 140 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर फीट। हम अभी चले जाते हैं कैलकुलेटर पे। 140 स्क्वायर मीटर है, तो हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए कि 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10.764 स्क्वायर फीट। 140 इंटू 10.764 स्क्वायर फीट होगा, दैट इज 1506.96 स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट लेने के टाइम पे हम मेट्रिक पे जैसे पॉइंट के बाद भी 3 फिगर तक लेंगे, क्योंकि मेट्रिक का यूनिट जो है बड़ा यूनिट है, बिगर यूनिट है। आप समझ ही सकते हैं कि अगर 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर होगा तो मेट्रिक में जो है यूनिट, बड़े बड़े यूनिट को छोटा फिगर पे हम राइट कर सकते हैं। तो इसलिए हम 1506.96 स्क्वायर फीट को 0.96 को हम इधर पे 1 पकड़ के 1507 स्क्वायर फीट ड्राइंग पे लिखेंगे। वन 1507 स्क्वायर फीट। ये हो गया आपका साइड को पहले हम 1507 स्क्वायर फीट पे कन्वर्ट कर लिया। अभी यहां से हम फिर कन्वर्ट करेंगे काठा छटक स्क्वायर फुट में, जैसे कि डीड में रहता है। प्रैक्टिकली हम बार बार बोल रहे हैं कि डीड में हमको जब डीड हाथ में मिलेगा तभी कैलकुलेशन एक्चुअली उल्टा होगा। हम रिवर्स साइड से समझा रहे हैं, क्योंकि पहले हम ड्राइंग में मेट्रिक पे एक इमेजिनरी साइड ले लिए थे। प्रैक्टिकली हमको जब मिलेगा तब लास्ट में जो हम अभी निकाल रहे हैं काठा छटक स्क्वायर फीट, उसको पहले एज ए होल स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस स्क्वायर फीट को स्क्वायर मीटर पे कन्वर्ट करके हम लोग को ड्राइंग में आना पड़ेगा। अभी हम उल्टा कर रहे हैं। तो 1507 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू हाउ मच काठा छटक स्क्वायर फीट, ये हम निकालेंगे। इसलिए पहले अभी देखिए इधर 1 काठा इज इक्वल टू 16 छटक, 1 छटक इज इक्वल टू 45 स्क्वायर फीट। देन 1 काठा इज इक्वल टू, ये जनरल मैथमेटिक्स है, 1 काठा इज इक्वल टू क्या होगा 16 इंटू 45 स्क्वायर फीट होगा। दैट इज हाउ मच, दैट इज 16 इंटू 45 इज इक्वल टू 720। मतलब 1 काठा को हम अगर डायरेक्टली स्क्वायर फीट में समझना चाहे तो इधर होगा 720 स्क्वायर फीट।
हम अभी देखेंगे ये 1507 में कितना काठा पहले आ रहा है वो डिराइव कर लेंगे। 720 इंटू 2 होगा 1440। 1507 से तो 2 काठा आ जाएगा, लेकिन 3 काठा नहीं आएगा, वो हम देख ही पा रहे हैं। 2 काठा आ गया, मतलब 1440 स्क्वायर फीट जो है, अभी डिडक्ट करेंगे हम 1507 से, तो 1440 माइनस 1507, 67 स्क्वायर फीट अभी हमारा हाथ में है। हम फिर से ड्राइंग में जा रहे हैं। 67 स्क्वायर फीट में छोटा आएगा, हाँ आएगा, क्योंकि 45 स्क्वायर फीट है तो एक ही छटक आएगा, क्योंकि 45 इंटू 2 करेंगे तो 67 से ज्यादा हो जा रहा है। तो इधर हम लिख सकते हैं 1 छटक। फिर कितना पड़ा रहा, फिर से हम कैलकुलेटर में जाते हैं। 67 था तो 67 माइनस 45 22। इधर लिखेंगे हम 22 स्क्वायर फीट। ये हो गया हमारा कन्वर्शन फ्रॉम स्क्वायर फीट टू स्क्वायर मीटर। हमको जब डीट मिलेगा तब हमें मिलेगा एक्चुअली ये फिगर 2 काटा 1 छटा 22 स्क्वायर फीट। उसको पहले हम टोटल स्क्वायर फीट कितना आता है कन्वर्ट करेंगे, फिर वो स्क्वायर फीट कितना स्क्वायर मीटर पे आता है वो कन्वर्ट करेंगे, करके वो स्क्वायर मीटर लेके टोटल एरिया कैलकुलेशन जो है फर्दर आगे बढ़ाएंगे। तो हम अभी एरिया कैलकुलेशन का मेन जो चार्ट हम प्रिपेयर करने स्टार्ट किए थे वो उसमें जा रहे हैं, और जैसे डीट प्लान पे रहेगा वैसा ही हम उधर भी फॉलो कर रहे हैं। ये डीट प्लान पे रहेगा, पकड़ सकते हैं, इसको कॉपी किया, एरिया ऑफ साइट एज पर डीट प्लान इतना। अभी उसके साथ आप ये भी जोड़ सकते हैं कि वन 1507 स्क्वायर फुट और 140 स्क्वायर मीटर, इसको ऐसे स्प्लिट करके लिखना अच्छा है। मिस कर गया 1507 स्क्वायर फीट, ऐसे हम ब्रेक करके लिख दिए। ये शुरू हुआ। अभी देखिए हमको इसके बाद लिखना पड़ेगा, कॉपी करते हैं टोटल टेक्स्ट को। एरिया ऑफ साइट एज पर सर्वे। ये क्यों लिखना पड़ेगा, हम लास्ट डे डिस्कस किए थे कि लास्ट डे नहीं सॉरी थोड़ा पहले डिस्कस किए थे, जब म्युनिसिपल बिल्डिंग रूल्स बोलने के बाद मेन प्लान स्टार्ट कर रहे थे, फर्स्ट ड्राइंग क्लास जो था उसमें हम डिस्कस किए थे कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका डीट में जितना आपका जमीन है, जितना एरिया है, प्रैक्टिकली आप जब साइट पे मेजरमेंट करने गए तो उससे कम या ज्यादा हो रहा हो, या फिर किसी ने आपका जमीन हड़प लिया तो आपका जमीन मेजरमेंट कम होगा, नहीं तो आप मतलब अपने बेख्याल में आप किसी का जमीन पे एक्स्ट्रा घुस गया है, इससे एरिया ज्यादा भी हो सकता है। तो बेटर है जमीन को पहले मेजरमेंट करके फिर ड्राइंग को आगे बढ़ाया जाए। आपके पास डीट प्लान है, आपके पास ये डॉक्यूमेंट है कि एक्चुअली क्लाइंट जो है ऑथेंटिक है पर्टिकुलर एक
लैंड पे काम करने के लिए आपके पास आए हैं, लेकिन आपको काम आगे बढ़ाने के टाइम पे कोई फर्दर मेजरमेंट, लैंड का मेजरमेंट लेके कोई दिक्कत ना आए, इसलिए साइट विजिट करके उसका डायमेंशन जो है चेक करके एरिया निकालना पड़ेगा। तो आप साइट विजिट करेंगे, जो आप अभी जो लोग आप लिसनर से, उनमें से आप लोग जो सिविल के हैं, इनको अच्छी तरह से साइट मेजरमेंट कैसे होता है इसका आइडिया है। आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स को भी चेन सर्वे या टेप सर्वे का फुल नॉलेज है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि साइट में जाके सर्वेइंग कैसे होगा और कैसे ड्राइंग को वहां से डिराइव किया जाएगा। तो वैसे ड्राइंग को एक रेडी करके पहले आपको देखना पड़ेगा कि डीप प्लान पे जो डायमेंशंस दिया हुआ है, जो एरियाज दिया हुआ है, वो मैच हो रहा है या नहीं। अगर आपका साइट का एरिया बाई चांस ज्यादा आ गया तो आप ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, आप जितना डीप प्लान पे एरिया लिखा हुआ है उतना लिखेंगे। बाई चांस अगर आपका मेजरमेंट किया हुआ एरिया डीप प्लान से भी कम निकला, और पहले क्लाइंट को पूछेंगे कि आप एरिया क्लियर कीजिए, आपका एरिया कम निकल रहा है। अगर क्लाइंट बोलता है ठीक है जो निकल रहा है उस पर बनाइए, तो आपको ये सेकेंड लाइन पे एरिया ऑफ साइट एज पर सर्वे, वहां पे आपको लेसर जो एरिया आपको मिला वो लिखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से टोटल बिल्डिंग का प्लान जो है आपको करना पड़ेगा। इधर हम एक वर्चुअल साइट ड्रॉ किए थे, तो उसमें एज पर डीड जो एरिया हम पकड़ रहे हैं वही एज पर साइट सर्वे सेम एरिया पकड़े हैं, यही हम इधर नोटिस करेंगे। और ये जो एरिया है ये सिर्फ स्क्वायर मीटर पे देने से ही चलेगा, क्योंकि हम लोग काम जो है स्क्वायर मीटर पे करेंगे, मीट्रिक यूनिट पे करेंगे, और साइट में हम जब मेजरमेंट उठाएंगे तो उसको भी मीट्रिक यूनिट पे ही उठा के डायरेक्ट मीट्रिक पे उसका मेजरमेंट हम ऑटोकैड पे ड्राइंग करके रेडी करेंगे। तो इधर क्या इंफॉर्मेशन दिया कि एज पर डीड प्लान जितना एरिया था हमको साइड मेजरमेंट करके भी एग्जैक्ट उतना ही एरिया मिला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ड्राइंग आगे बढ़ेगा। अभी हम एरिया कैलकुलेशन पे ऐसे आगे बढ़ेंगे कि परमिसिबल कितना है, मतलब कितना अलाउड है और हम कितना दे रहे हैं, ये कंपैरिजन करते करते एरिया स्टेटमेंट जो है आगे जाएगा। जैसे कि हम ग्राउंड कवरेज के बारे में आते हैं। पहले परमिसिबल ग्राउंड कवरेज, ग्राउंड कवरेज कितना है? अच्छा, इसको थोड़ा और ये करते हैं, लेंथ ज्यादा करते हैं। परमिसिबल ग्राउंड कवरेज कितना होगा? हम लोगों को पता है, शुरू में हम 3 रूल को देख के प्लान ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं। एक है ग्राउंड कवरेज, दूसरा है ओपन स्पेसेस, तीसरा है बिल्डिंग हाइट। सिर्फ एफएआर फ्लोर एरिया रेशियो जो है वो हम अभी लास्ट में जो है कैलकुलेशन के टाइम पे चेक करेंगे। अगर फ्लोर एरिया रेशियो से एरिया हमारा ड्राइंग में ज्यादा हो जाता है तो ड्राइंग को थोड़ा ऑल्टर करना पड़ेगा, ठीक है। और आप सभी को लास्ट कई दिनों से बोला जा रहा है कि आपका वीडियो, ये जो डिस्कशन है इसमें आना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ वीडियो को ऑफ करके क्लास स्टडी करते रहिए, हमारा वीडियो देखिए, हमारा जो एक्सरसाइज है उसका वीडियो देखिए, अपना वीडियो को ऑफ कीजिए फॉर सिक्योरिटी रीजन। ये हम लोगों को इंस्ट्रक्शन निमी से भी दिया गया है और ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। परमिसिबल ग्राउंड कवरेज जो है वो होगा 60% अप टू द प्लॉट एरिया ऑफ 200 स्क्वायर मीटर। वो हम रूल बुक में, बिल्डिंग रूल्स में पहले देख चुके हैं। हम एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। हम जो बिल्डिंग रूल्स बुक फॉलो कर रहे हैं वो है KMC, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग रूल्स बुक।
ये रूल बुक जो है ये नेशनल बिल्डिंग कोड से इम्प्रेस्ड होकर बना है, जो कि ऑल ओवर इंडिया बाकी सभी जगह पे जहाँ पे जो भी रूल बुक बना है वो नेशनल बिल्डिंग कोड्स ऑफ इंडिया से ये होके बना है, उसको ही मदर बुक पकड़ के बना है। सिमिलरिटीज है हर जगह का रूल बुक्स में। तो हम इधर पे ग्राउंड कवरेज का एरिया फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं, जो कि पहले किए थे। ये देखिए, प्लॉट साइज अप टू 200 स्क्वायर मीटर, फर्स्ट पॉइंट जो है प्लॉट साइज अप टू 200 स्क्वायर मीटर, और रेसिडेंशियल बिल्डिंग 60% मैक्सिमम हमारा ग्राउंड कवरेज होगा। तो हम अभी फिर से ड्राइंग में जाते हैं, ये पहले हम किए हैं, फिर भी आपको थोड़ा रिमाइंड कर दिया, जो लोग पहले की क्लास मिस किए हो उनको भी समझ में आ जाए ये बोलने से। तो हमारा प्लॉट एरिया कितना है, 140 स्क्वायर मीटर। अभी कैलकुलेटर खोलते हैं हम, 140 स्क्वायर मीटर का 60% निकालेंगे, 140 इंटू 60/100, 84 स्क्वायर मीटर। फिर से हम ड्राइंग में जाते हैं, परमिसिबल ग्राउंड कवरेज होगा फिर 80 स्क्वायर मीटर, 80 स्क्वायर मीटर, 80.000 कर देते हैं स्क्वायर मीटर। परमिसिबल का मतलब क्या होता है, आइदर मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट, मतलब कहीं पे मैक्सिमम लिमिट को रोका गया है, जैसे ये ग्राउंड कवरेज आप 60% से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो जैसे कि बिल्डिंग हाइट, आप पर्टिकुलर एक हाइट बोला गया है, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। लेकिन ओपन स्पेसेस जो है, जो चारों तरफ छोड़ना होता है, वहां पे जो मेंशन किया है उससे ज्यादा आप ले सकते हैं, उससे कम नहीं ले सकते। ओपन स्पेस जो मेंशन किया गया है उसका कम डायमेंशन आप ओपन स्पेस पे नहीं ले सकते हैं, तो वो भी परमिसिबल ही है। मतलब मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट, जो लिमिट है वो यहाँ पे परमिसिबल वर्ड यूज करके हम डिस्क्राइब किए हैं। तो 80 आई थिंक 84, हम 80 लिख दिए, 84 स्क्वायर मीटर, 60% of that 140 square meter, that is permissible ground coverage for this area of the particular site। अभी नेक्स्ट लिखेंगे हम proposed ground coverage। proposed ground coverage कितना है हमें अभी ड्राइंग पे देखना पड़ेगा कितना है, वो भी हम पहले चेक कर लिए थे, उसके बाद ही किए थे। तो ये एरिया जो है वो सेटिस्फाई होगा, प्रॉब्लम नहीं है। 84 स्क्वायर मीटर से कम नहीं तो इक्वल मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है, हम एक रेक्टेंगल देने से ही इसका कवरेज जो है मिल गया, आउटलाइन एरिया ऑफ द बिल्डिंग। अगर दूसरा फ्लोर में दूसरा प्रोजेक्शन होगा तो वो प्रोजेक्शन में ये आउटलाइन पे आता है ये, लेकिन वो प्रोजेक्शंस पे ये कवर्ड नहीं आता है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कवर्ड चाजा जो विंडो के ऊपर का जो शेड है चाजा, ये भी ये सब ग्राउंड कवरेज एरिया में नहीं आता है। इसलिए कवरेज ग्राउंड फ्लोर में जो है, फर्स्ट फ्लोर में भी, ये ड्राइंग में, ये प्रोजेक्ट में सेम ही है। इसका एरिया कितना है, 82 स्क्वायर मीटर, 82.080 स्क्वायर मीटर इसका एरिया आ रहा है, 82.080, 82.080 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अभी देखेंगे परमिसिबल FAR। परमिसिबल FAR मींस फ्लोर एरिया रेशियो, वो भी चार्ट में कितना है, आई थिंक वो 1.25 था, देखते हैं। रोड विड्थ कितना है, रोड विड्थ है
2.5 मीटर। फॉर 2.5 मीटर रोड इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, हम रूल बुक में फिर से जाते हैं, एफएआर का चार्ट निकालते हैं। एफएआर का चार्ट निकालने से पता चलेगा एफएआर कितना है। ये है क्या? नहीं नहीं, ये तो ओपन स्पेस का है। एफएआर कहाँ गया? हाँ, एफएआर का चार्ट में देख रहे हैं कि रोड विड्थ के ऊपर विड्थ ऑफ मींस ऑफ एक्सेस मींस फ्रंट रोड अप टू 2.4 मीटर नील, अबव 2.4 टू 3.5 मीटर ऑफ रोड हुई। हमारा रोड जो है 2.5 मीटर है, ये रेंज पे आया है, मतलब परमिसिबल एफएआर है 1.25। तो ड्राइंग में लिखेंगे परमिसिबल एफएआर 1.25। एफएआर का कोई यूनिट नहीं होता है, माइंडिंग, मीटर, स्क्वायर मीटर, फीट, स्क्वायर फीट, कुछ भी नहीं। एफएआर इज ए नंबर ओनली। अभी जो है परमिसिबल टोटल फ्लोर एरिया, जो कि हमारा फ्लोर एरिया के साथ रिलेटेड है, उसका एरिया होगा स्क्वायर मीटर। एफएआर से ही टोटल फ्लोर एरिया फॉर्म होता है। कैसे होता है? एफएआर जो है उसके साथ प्लॉट का जो एरिया है 140 स्क्वायर मीटर, वो मल्टीप्लाई होगा, मतलब 140 इंटू 1.25। जितना एरिया होगा, जितना स्क्वायर मीटर होगा, वो होगा मैक्सिमम फ्लोर एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स इन दैट बिल्डिंग। तो 140 इंटू 1.25 करने से क्या आ रहा है? 140 इंटू 1.25 175 स्क्वायर मीटर। ड्राइंग में जाते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा परमिसिबल टोटल फ्लोर एरिया is equal to 175.00 स्क्वायर मीटर। अभी देखिए हमारा बिल्डिंग का कितना एरिया आ रहा है एफएआर कैलकुलेशन के लिए, वो अभी नेक्स्ट निकालेंगे। proposed ground floor area, proposed ground floor area जो है, वो जो ग्राउंड कवरेज लिखा है proposed ground कवरेज यहाँ पे सेम ही होगा, तो हम लिखेंगे 82.080। हो गया। लेकिन अभी जो है मैटर, वो डिस्कशन का बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि एफएआर कैलकुलेशन पे के टाइम पे हम जो फ्लोर एरियाज निकाल के वो एडिशन करके टोटल फ्लोर एरिया कैलकुलेट करेंगे, वहां पे कुछ कुछ एरिया फ्लोर एरिया से छूट दिया जाता है, जैसे कि स्टेयरकेस एरिया। हम रूल बुक में एक बार रिव्यू करते हैं एफएआर का पेज। स्टेयर कवर नॉट एक्सीडिंग 3 मीटर इन हाइट, ये रूफ में जो स्टेयर का एरिया है उसका छूट के बारे में बोला गया है। लिफ्ट मशीन रूम, हम लिफ्ट्स अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, मैटर फर्स्ट बिगिनर्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। लिफ्ट, कार पार्किंग, ये सब हम ये प्रोजेक्ट में नहीं डाले हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जो है थोड़ा लार्जर वॉल्यूम का होगा वो प्रोजेक्ट, उसमें लिफ्ट, स्टेयरकेस, लिफ्ट और कार पार्किंग जो है हम इंट्रोड्यूस करेंगे। रूफ टैंक, एरिया ऑफ लॉफ्ट, हम जो बोल रहे थे कि लॉफ्ट का एरिया भी अलग से कैलकुलेट नहीं होगा, और कार पार्किंग का भी कुछ एरिया जो है नहीं आएगा। तो यही जो है स्टेयरकेस का एरिया
हर एक फ्लोर से जो है माइनस होगा। हम ड्राइंग में जाते हैं, स्टेयरकेस का कितना एरिया है। स्टेयरकेस का एरिया हम लोगों को ऐसे पकड़ना पड़ेगा, जो एरिया बिल्डिंग का रेजिडेंशियल पोर्शन में अटैच्ड है स्टेयरकेस का, जो भी वॉल्स, उस वॉल को पर्टिकुलर, अभी हम बीम का जो लाइंस है वो डिलीट करते हैं, कंफ्यूजन बढ़ेगा नहीं तो। टेक्स्ट को भी थोड़ा ऑफ करते हैं। हाँ, अभी देखिए हम लोगों को स्टेयरकेस का एरिया ऐसे लेना पड़ेगा, बाहर में स्टेयरकेस का वॉल को भी लेना पड़ेगा, नहीं तो ये वॉल डायरेक्टली रेसिडेंशियल एरिया में कोई भी तरह का यूज नहीं हो रहा है उसमें हम डाल नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे इधर टॉयलेट है ये रेसिडेंशियल यूनिट का, तो टॉयलेट का वॉल जो है रेसिडेंशियल यूनिट के साइड में ही पकड़ेंगे। यहाँ पे जो किचन है, किचन का वॉल भी रेसिडेंशियल यूनिट के साइड में पकड़ेंगे, और ये हो जाएगा हमारा स्टेयरकेस का एरिया फॉर एफएआर कैलकुलेशन, जो कि हमारा मेन फ्लोर एरिया से हम डिडक्ट कर पाएंगे। और बाकी फ्लोर का एरिया यहाँ पे कितना होता है वो भी हम एक ड्रॉ करके ही रखते हैं, बाद में हम लोगों को काम में आएगा। ये लॉफ्ट को नहीं पकड़ रहे हैं, एफएआर में लॉफ्ट को, कबर्ड को कैलकुलेट नहीं किया जाता है, एफएआर में इस सब का छूट है। तो ये हो गया हमारा रेसिडेंशियल यूनिट का एरिया, ये हो गया स्टेयरकेस का एरिया। हम ये ऊपर में ऐसे कॉपी करके रख रहे हैं, मतलब टोटल फ्लोर एरिया जो है ये आउटसाइड का रेक्टेंगल है, और उससे हमारा माइनस होगा ये स्टेयरकेस का रेक्टेंगल। स्टेयरकेस का रेक्टेंगल का एरिया कितना आया लिख के रखते हैं, 10.065 स्क्वायर मीटर। 10.065 स्क्वायर मीटर। तो ये जो है पर्टिकुलर ये प्रोजेक्ट में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में सेम ही है। ये स्टेयरकेस का एरिया जो है 2 फ्लोर का एरिया से डिडक्ट हो जाएगा, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। एरिया कैलकुलेशन में जाते हैं, प्रोपोज ग्राउंड फ्लोर एरिया इतना है, exempted area at ground फ्लोर, ऐसा लिखना पड़ेगा। कितना एरिया हुआ 10.065 स्क्वायर मीटर। ऐसे ही फर्स्ट फ्लोर का भी सेम होगा, रूफ का एरिया फ्लोर एरिया में नहीं आएगा। हम जस्ट इसको कॉपी किए और फर्स्ट फ्लोर में भी ये जस्ट यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर बोल के लिख दिए। अभी क्या लिखेंगे, proposed total floor area in building इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू है 82.080 प्लस 82.080 माइनस 10.065 माइनस 10.065।
तो हम कैलकुलेटर ले लेते हैं। $82.080 ग्राउंड फ्लोर का प्लस 82.080 फर्स्ट फ्लोर का, इतना हुआ, माइनस ग्राउंड फ्लोर से स्टेयरकेस का एरिया 10.065, फिर से माइनस 10.065, ये फर्स्ट फ्लोर का, तो कितना आ रहा है 144.03। तो हम लिखेंगे इधर 144.030 स्क्वायर मीटर, जो कि परमिसिबल टोटल फ्लोर एरिया 175 जो आया था उससे कम है। बाय चांस अगर ये 144 becomes more than 175, देन हम लोगों को क्या करना पड़ता है, फर्स्ट फ्लोर में से किसी एक बेडरूम को हमें कॉम्प्रोमाइज करके उसको एक टेरेस बना देना पड़ता। फिर हमें देखना पड़ता उसका एरिया, टोटल ऐसा एरिया आफ्टर डिडक्शन ऑफ द एग्जेम्प्टेड एरियाज 175 से नीचे आ रहा है या नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी नीचे ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद एरिया कैलकुलेशंस का फर्दर जो स्टेप्स है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज नहीं, फिर कल। आई थिंक हमारा कल भी 11 o'clock की क्लास है, हम अपडेट दे देंगे, आप लोग चेक कर लेना। और कल भी एरिया कैलकुलेशंस का बाकी जो स्टेप्स है उसमें आप लोग गौर लगाना, ठीक है। अभी हम डिस्कशन सेशन में जाते हैं। किसी का कुछ क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए। रेज हैंड करके रखिएगा, जो भी आपका जो भी क्वेरी रहेगा हम उनको अनम्यूट करके उनका क्वेश्चन जो है पूछेंगे। रेज हैंड ऑप्शन पे क्लिक करके रखिएगा। किसी का कुछ क्वेरी होगा तो रेज हैंड कीजिएगा। प्रिया बोल। हाँ सर, आपने जो स्टेयर का जो एक्सटर्नल वॉल एफेयर एग्जाम्पशन पे लिए है वो कहाँ पे है? वो रूल बुक से आप लिए हैं? और रूल बुक में नहीं है। देखिए रूल बुक में एक्चुअली कुछ कुछ जगह पे थोड़ा घूमना, थोड़ा ग्रे एरिया है जहाँ पे अब आपको कुछ ऐसा भी नहीं बोला गया कि आप कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं बोला गया कि आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तभी थोड़ा मोरल साइड को लेना पड़ेगा। आप जब उस एफएआर को कैलकुलेट कर रहे हैं तभी फ्लोर का एरिया का यूसेज जो है वो आप ज्यादा करने के लिए और या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि आप जो फ्लोर का विदाउट स्टेयरकेस एरिया दिखा रहे हैं वो एरिया, वो सैंक्शन एरिया से आपका सेलिंग पार्ट भी डिपेंडेंट है। मतलब जितना एरिया का फ्लैट आपका बन रहा है, अगर बाई चांस फ्लैट बना तो, हम बिगर प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहे हैं, ये तो रेजिडेंशियल है, तो वहां पे क्या होता है, ये वॉल का एरिया भी फ्लैट का एरिया में आने से क्लाइंट का प्रॉफिट होगा। तो आपको उसके लिए ये जो रेसिडेंशियल यूनिट एडजेसेंट वॉल है जो कि स्टेयरकेस से भी एडजेसेंट है, वो आपको रेसिडेंशियल यूनिट के साइड पे पकड़ना पड़ेगा। लेकिन जो रेसिडेंशियल यूनिट के एडजेसेंट ही नहीं है उसका तो एरिया को आपका पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि टोटल फ्लोर का जो एरिया है रेसिडेंशियल एरिया प्लस स्टेयरकेस एरिया, उसको आपको मिला के टोटल आउटलाइन एरिया से बिल्डिंग का मैच हो रहा है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो वो एक्सटर्नल वॉल्स का जो एरिया जो कि आप रेसिडेंशियल यूनिट पे प्रैक्टिकली नहीं पकड़ सकते, वो कहाँ जाएगा, वो स्टेयरकेस में ही आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। ओके देन और कोई क्वेरी है? और किसी को कुछ क्वेरी है? I think no query for today. Then अगले दिन फिर सब मिलते हैं। और पैरेलली आप लोग जो लोग भी ड्राइंग पैरेलली कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो ऑल द बेस्ट एंड सी यू नेक्स्ट डे। थैंक यू।